नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आप सब के लिए लेकर आई हूँ, हमेशा की तरह उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद तो देना ही चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आज मैं आप सबको होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबकी ये होली इस बार हर साल से भी 100 गुना ज़्यादा बेहतर जाए। आप सबके घर में जो भी हारी बीमारी परेशानियां हों, वो सब पूरी तरह से, जिस तरह रंग हमारे शरीर से धुल कर ख़त्म हो जाता है, वैसे ये सारी परेशानियां उन्हीं रंगों के साथ बहकर चली जाएं और ढेर सारी खुशियां आप सबकी ज़िंदगी में आने वाली सुबह लेकर आए। और मेरे दोस्त जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं और जिनके इतने सारे ढेर सारे और इतने अलग अलग तरह के प्यार के लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सब मुझे जिस तरीके से अपना प्यार अपनी कमेंट में जाहिर करते हैं, वो चीज़ पढ़कर मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं शायद उन खुशी को अपने लफ्ज़ों में बयान करने के लिए उन शब्दों को कभी ढूंढ ही ना पाऊँ। आप सब मेरी फीलिंग्स समझ रहे होंगे और आप सब अपना प्यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। मेरे उन कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों के नाम हैं: अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, रूबी जी, प्रियांशी जी, संदीप जी, पूनम सैनी जी, सनी जी, रवि जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी। उसके अलावा और जो भी दोस्त हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद और एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बारे में शायद कभी कोई जान ही ना पाता अगर उसकी ज़िंदगी इस तरीके से अपना रुख ना बदलती। उसकी कहानी की शुरुआत हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको उसकी कहानी और उसकी सच्चाई जानने के लिए किसी और की भी ज़िंदगी से होकर गुज़रना पड़ेगा, और वो किसी और का नाम है श्याम। श्याम एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी में उसने वो ऊंचाइयां और वो मकाम हासिल किया जिस मकाम के बारे में, जिन ऊंचाइयों के बारे में शायद हर एक आम इंसान सपना देखता है। वो अपने पूरे शहर का एक बहुत ही बड़ा और जाना माना पैसे वाला इंसान था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल की जिसका कोई भी ख्वाब देखता है, और वो ख्वाब उसने अपने बहुत कम उम्र के पड़ाव पर पूरा कर लिया था। उसने एक छोटी उम्र में ही इतनी बड़ी सफलता हासिल की। इसमें उसकी मेहनत भी थी और थोड़ा किस्मत का हाथ भी। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपको या मुझे ज़्यादा आसानी से मिल जाए, हमें उसके लिए ना तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और ना ही ज़्यादा जद्दोजहद, तो उस चीज़ की कीमत काफ़ी घट जाती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम अपनी बहुत सारी मेहनत और कोशिशों के बाद पाते हैं, उसका एक अपना अलग मज़ा भी होता है और उस चीज़ के लिए लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी अलग होती है। ऐसा ही कुछ श्याम के साथ भी था। श्याम को ये चीज़ें इतनी आसानी से मिल चुकी थीं कि अब जैसे जैसे वो अपने उम्र के एक अलग पड़ाव पर जाता जा रहा था,
वैसे वैसे वो ज़िंदगी की जो एक सबसे ख़ास चीज़ इंसान के पास भगवान देकर भेजता है, उस चीज़ को उसने खो सा दिया था। वो थी उसकी खुद की इंसानियत। वो इंसानों को अब इस तरीके से देखता और इस तरीके से ट्रीट किया करता था जो कि उसे कभी नहीं करना चाहिए था। वो पैसे के नशे में इस तरीके से चूर था। उसके पास ड्राइवर था, गाड़ी थी, लेकिन वो नशे में धुत रहता। और तो और नशे इतने ज़्यादा करने के बाद वो गाड़ी खुद ही ड्राइव किया करता था, जबकि ये हम सबको पता है कि ऐसा नहीं करते। लेकिन श्याम, उसे ये बातें कौन समझाता, कौन रोकता? क्योंकि श्याम तो इतने पैसे वाला था कि उसके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकते थे। यहाँ तक कि पत्नी के आंखों के सामने उसने एक ऐसी अलग दुनिया बसा रखी थी कि उसकी पत्नी जानती ही नहीं थी कि अब ये वो श्याम नहीं जो सालों पहले उससे इतना प्यार करता था। और वो इतना अच्छा इंसान था कि उसकी इंसानियत को, उसके उस व्यवहार को देखकर ही उसकी पत्नी उसके ज़िंदगी में आई। और वो कोई भी चीज़ नहीं जानती थी। और अब तो श्याम अपनी पत्नी से अक्सर झूठ भी बोला करता था। श्याम जब भी ऐसे नशा करके गाड़ी चलाया करता, गाड़ी ड्राइव करता, तो वो जानबूझकर किसी भी बाइक वाले या किसी दूसरे गाड़ी वाले के बगल से अपनी गाड़ी को बहुत तेज रफ्तार में लेकर गुजरता, उन्हें डराता, उन पर चीखता और भी काफ़ी सारी ऐसी गलत चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, जैसे नशे में दारू की बोतल और बाकी ऐसी कोई गंदी चीज़ जो उसकी गाड़ी में पड़ी होती, वो चीज़ें उठा उठा कर लोगों के ऊपर फेंका करता था। और ऐसी ही पता नहीं कितनी गंदी आदतें वो जानबूझकर पैदल चलते इंसान के बगल से गाड़ी इस तरीके से लेकर गुजरता कि उस इंसान का बैलेंस बिगड़ जाए, वो गिर जाए और उसे चोट लगे। ये जब होता तो वो वहाँ पर खड़े होकर मज़े लेता। और भी कई सारी चीज़ें। ऐसे ही एक दिन शाम एक पार्टी से आ रहा था। वैसे ही उसे नशा करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मतलब किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं थी। और आज तो ओकेजन भी था और दारू भी। उसने आज इतना नशा किया कि पैर रखते वक्त उसे ये एहसास तक नहीं हो रहा था कि कहाँ पर समतल ज़मीन है और कहाँ पर गड्ढे। ऐसी हालत में उसने गाड़ी चलाई। रात काफ़ी हो चुकी थी। दूर दूर तक सड़क पर ना तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना ही कोई जानवर। इसमें वो रास्ते पर गाड़ी इतनी तेज भगा रहा था कि अगर अचानक से कुछ सामने आ जाए तो गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना नामुमकिन होता। और ऐसा ही हुआ। वो इतनी ही तेज़ रफ्तार में अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा था और अचानक उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आई। और उस लड़की को देखते हुए भी एक बार भी श्याम ने ना तो स्पीड कम किया और ना ही गाड़ी पर ब्रेक जो होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। उसने उस लड़की को एक झटके से उड़ा दिया। पहले तो उसने कोशिश की कि वो उसके साइड से कार लेकर गुजरेगा और उसे डराता हुआ या फिर कुछ गंदी हरकत करता हुआ उसके बगल से निकल जाएगा। लेकिन उसने इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि उसे कुछ होश नहीं था। उसने गाड़ी को मुड़ाने के बजाय सीधा सीधा लड़की को टक्कर मारी। और वो टक्कर इतनी तेज थी कि वो लड़की काफ़ी दूर तक हवा में उछलते गिरते हुए सड़क के बीचों बीच
उसके ही आगे के रास्ते पर आकर गिरी। उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी थी, अगर उस वक्त भी श्याम ने उसकी मदद करने की सोची होती, गाड़ी को रोककर उसे अस्पताल पहुंचाया होता, तो शायद उसकी जान बच जाती। क्योंकि वो लगातार श्याम की तेजी से आती हुई गाड़ी को देख रही थी और देखते ही देखते गाड़ी के नीचे कुछ बहुत बड़ी सी चीज़ आई। गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और फिर उसके बाद गाड़ी के नीचे आने वाली कोई चीज़ नहीं थी। वो थी वही लड़की, और उस लड़की को उसने बुरी तरीके से कुचल दिया। उसकी वो आंखें जो एक उम्मीद लेकर सड़क को देख रही थी, श्याम की गाड़ी को देख रही थी कि शायद अब भी वो गाड़ी की रफ्तार कम करेगा, गाड़ी को रोकेगा, दरवाज़ा खोलकर उतरेगा और मेरी मदद करेगा। वो बार बार अपने टूटे हुए लहू लुहान खून से भरे हुए सने हुए हाथों को हवा में उठाने की जैसे तैसे कोशिश कर रही थी, और ये कोशिश श्याम ने एक झटके में ख़त्म कर दी और वो वहाँ से गाड़ी लेकर और ज़्यादा रफ्तार में अपने घर आ चुका था। उसके बाद लोगों में ये बात फैली, पुलिस को बात पता चली। आखिरकार किसी तरह से उसके ऊपर ये बात आई, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि उसके ऊपर इस शहर में इस तरह का कोई एक्शन लिया जाए। लिया क्या जाए, लेने का सोचा भी जाए, लेकिन पता नहीं कैसे किसने एक एफआईआर दर्ज करवाई और आखिरकार श्याम को गिरफ्तार करने के बारे में कहा गया। लेकिन गिरफ्तारी तो हुई, एक ही दिन में वो छूटकर जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन मुकदमा हुआ और मुकदमा चला। मुकदमा चलने का भी रिजल्ट वही निकला जिसकी उम्मीद थी। उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि पुलिस वाले, जज और वहाँ का एक एक स्टाफ, एक एक वो इंसान जो कि इस मौत के बारे में जानता था, वो सब के सब इसी के इशारे पर नाच रहे थे। और डॉक्टर ने भी गलत रिपोर्ट बनाई। उसके अलावा बाकी लोगों ने उसका पूरा पूरा साथ दिया। डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो नशे में थी और नशे में ही वो सड़क पर गिर गई, जिसके वजह से वो सड़क पर इतने बुरी तरीके से गिरी कि वहाँ गिरने से उसके सर में चोट आई और खून ज़्यादा बहने की वजह से वो मर गई। उसे किसी ने किसी तरह की कोई टक्कर नहीं मारी और ये केस बहुत ही बाकी के केसों से छोटा चला, जैसे कि उम्मीद थी। और दिन तुरंत बीत गए। आखिरकार कुछ दिन के केस मुकदमे के बाद वो जब बाहर आया, तब वो अपने 3 और दोस्तों के साथ था, और वो 3 दोस्त उसके साथ उस वक्त उसकी गाड़ी में भी मौजूद थे। इन सब को केस में लपेटा गया था, लेकिन श्याम, उसने अपने रुतबे पैसे का रौब दिखाकर सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। और आखिरकार अब जाकर जब वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे, तब एक बुज़ुर्ग बूढ़ा भिखारी जैसा कोई तो था, जिसके बारे में किसी को वहाँ कुछ नहीं पता था। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिस केस के हर एक हियरिंग पर वो बूढ़ा भिखारी, जिसका कि चेहरा नज़र नहीं आता था क्योंकि वो कंबल से ढका हुआ होता था, उसकी पीठ झुकी हुई थी, वो लाठी के सहारे से चल कर कोर्ट में आया करता था और वो हर एक हियरिंग में मौजूद होता था। उसने ना तो कभी कोई सवाल किया, ना ही कोई जवाब दिया, ना ही वो केस से किसी तरीके से जुड़ा हुआ था।
लेकिन इस पूरे केस की एक भी हियरिंग उसने मिस नहीं की। और उसके बाद केस खत्म हुआ, तब वो वहीं कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कि वो कोर्ट रूम में बैठता था। जब वो वहाँ बैठा था, तब श्याम और उसके वो 3 दोस्त सीढ़ियों पर उस लड़की के बारे में गंदी गंदी बातें करते हुए निकल रहे थे, क्योंकि वो लड़की थी बला की खूबसूरत, जिसके मरने के बाद भी उसकी खूबसूरती टस से मस नहीं हुई थी। वो उसी के बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तभी ये बूढ़ा धीरे से लाठी के सहारे से फिर से उठकर खड़ा हुआ और श्याम को हाथ जोड़ते हुए उसने तुरंत ही उसे आशीर्वाद देना शुरू किया। और वो पूरी तरह से श्याम को छू छू कर, अरे बाबू, आप तो बहुत बड़े आदमी निकल गए, मान गया आपके पैसे और रुतबे को, आपने तो सबको खरीद लिया। और भी ऐसी ही कुछ कुछ बातें, जिस पर श्याम का घमंड और ज़्यादा 7वें आसमान में चढ़ चुका था। उसे लगा ये कोई मेरा मुरीद है, जो कि मेरे पैसे और रुतबे के बारे में जानकर शायद इस कोर्ट में ये देखने आया था कि मैं कैसे पैसे से हर एक चीज़ खरीद सकता हूँ। और उसने उस बुढ़े से आशीर्वाद लिया और वो वहाँ से चला गया, उसके हाथ में कुछ पैसे पकड़ाकर। लेकिन श्याम ने गाड़ी में बैठने के बाद जब उस बुढ़े की तरफ देखा, तब उसने देखा कि उस बुढ़े ने वो नोट अपनी जेब में रख लिया और धीरे से उसकी जो आंखें दिखती थीं, आज उसका आधा चेहरा श्याम ने देखा। और उसका आधा चेहरा ऐसा था जैसा मानो वो कोई आम इंसान हो ही नहीं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया, क्योंकि पीछे बैठे उसके तीनों दोस्त श्याम से सवाल पूछ रहे थे। अबे, क्या हुआ, क्या देख रहा है तू? चल, चलते हैं, वैसे भी अभी जाना है, मुझे अपनी बीवी को जाकर इस बात की सफाई भी तो देनी है। श्याम ने थोड़ा अकड़ते हुए कहा। हाँ बे, चलता हूँ, वैसे भी मुझे क्या सफाई देनी है, मैंने तो पहले से ही अपनी बीवी के लिए ऐसा लाला लैंड तैयार करके रखा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी समझ ही नहीं सकती कि मैं अब क्या हूँ। मैं तो अय्याशी करता हूँ और वो दिन रात एक ही माला जपती है कि मेरा पति दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। और भी काफ़ी सारी बातें। अब इन बातों से आपको और मुझे एक बात तो समझ में आ ही गई कि वो औरतों की कितनी इज्जत करता था। और वो सब वहाँ से आगे बढ़ गए। ये बूढ़ा पीछे से उनको देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में कोई तो बात थी, कोई तो राज था, लेकिन क्या? उसके बाद श्याम अपने घर गया और जाकर उसने अपनी बीवी को ये खुशखबरी बताई कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ, मैं बाइज्जत बरी भी हो गया। पत्नी ने अपने पति की बड़े प्यार से नज़र उतारी, आरती उतारी और उसके बाद श्याम अपने अगले काम के लिए चला गया, मतलब फिर से नशा और पार्टी। उसने उस रात भी बहुत ज़्यादा नशा किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा पार्टी भी की। और फिर वो सब अपने अपने रास्ते चले गए। और अगली सुबह जब शाम की नींद खुली, तब उसे ये एहसास हुआ कि आज उसे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि क्या। उसके बाद शाम उसी तरीके से अपने रोज के रूटीन में आना चाहता था, मतलब
पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस, उसके बाद बाकी के काम और फिर शाम को निकलकर वही रोज़ की पार्टी और फिर घर। लेकिन ब्रेकफास्ट तो क्या, श्याम तो अपने कमरे के बाहर निकलकर नीचे हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आ पाया। वो सीढ़ियों से तुरंत लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और नीचे गिरते ही उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे जगह जगह चोट लग चुकी थी। उसके बाद उसने अपना इलाज करवाने के लिए डॉक्टर को घर पर बुलाया, जो कि हमेशा होता था। डॉक्टर आए, उन्हें भी मामूली चोटें ही लगी। बाकी के टेस्ट जो भी ज़रूरी लगे वो भी करवाने को कहा। सुई दवाई सब कुछ देकर डॉक्टर जा चुके थे। उसके बाद श्याम दवाई खाकर आराम करने लगा। शाम होते होते उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी, लग रहा था जैसे इन चोटों के अलावा मतलब जो भी ऊपर शरीर पर दिख रहे हैं, कुछ न कुछ अलग सा अंदर भी हुआ है, जो कि मुझे शायद अभी पता नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद उसने इस चीज़ को अपनी पत्नी को बताया। मुश्किल से जैसे तैसे करते करते 2 से 3 दिन बीते। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट्स मंगवाए थे, मतलब जो टेस्ट करवाए थे, उनके रिपोर्ट्स आए और उनके रिपोर्ट्स को देखने के बाद ऐसा पता चला कि श्याम को कोई एक ऐसी बीमारी है, मैं उस बीमारी का नाम बिल्कुल नहीं ले सकती, तो उसे कोई ऐसी बीमारी है जिस बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया में कितना भी पैसा अब नहीं कर सकता। और तो वो बीमारी अब अपने आखिरी स्टेज पर है। इसका मतलब अब श्याम की हालत ऐसी थी कि वो अब गया या तब गया। अब लगभग 2 दिन तो बीत ही चुके थे। श्याम को अपने दोस्तों से बात करनी थी, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के कुछ कुछ पार्टनर्स कहें या फिर उसके साथ मिलकर कुछ कुछ डील्स में काम करने वाले लोग थे, मतलब उसके कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हुए लोग। और अब जबकि ये लोग पार्टनर्स थे और श्याम की तबीयत इतनी ख़राब थी, तो वो ऑफिस जाता तो कैसे जाता। इसी वजह से ऑफिस का कुछ काम उनको देने के लिए उसने फ़ोन किया। और जब उसने अपने पहले दोस्त के पास फ़ोन किया, तब उसे ये पता चला कि उसका वो दोस्त उसी रात मर चुका है जिस रात उन्होंने आखिरी बार मिलकर पार्टी की थी। उसका एक बहुत बड़ा, भयानक, बहुत गंदा और बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये बात सुनकर मानो जैसे श्याम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने तुरंत ही अपने उस फ्रेंड की वाइफ, जिनसे वो बात कर रहा था, उनसे ये बात पता चली। उनको तुरंत ही कहा, जब इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे एक बार फ़ोन करके बताया भी नहीं। तब उसने ये जवाब दिया कि हमने आपको ये बातें बताई थीं, लेकिन आपने फ़ोन पर ये कहा कि आपको अब उससे कोई लेना देना नहीं है और वो जिए या मरे, इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप बिल्कुल नहीं आने वाले। और ये बात सुनने के बाद मुझे भी बहुत दुख लगा, बहुत बड़ा सदमा भी पहुंचा। लेकिन उसी के 2 दिनों के बाद मुझे ये बात पता चली कि आपकी खुद की हालत भी बहुत ख़राब है। तो अब आपकी तबीयत कैसे है और आपने आज क्यों फ़ोन किया। तब श्याम जो भी एक्सप्लेनेशन देना चाहता था वो उसने दिया, क्योंकि उसकी भी तबीयत उसी के बाद से कहीं ना कहीं ख़राब थी। और श्याम के पास तो ऐसा कोई कॉल कभी आया ही नहीं। श्याम ने ये चीज़ बार बार बोलकर समझाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं उसके उस दोस्त की पत्नी को
क्या हो गया था। वो ना तो कुछ सुनने को तैयार थी और ना ही कुछ मानने को, क्योंकि उसने खुद फ़ोन किया था और श्याम से उसकी बात भी हुई थी। अब श्याम किसी भी तरीके से उसको समझा नहीं सकता था। तब उसने अपने अब बाकी के बचे हुए 2 दोस्तों में से एक दोस्त को फ़ोन लगाया और उस दोस्त के बारे में श्याम को पता चला कि उसकी हालत श्याम से भी ज़्यादा ख़राब है। उसे अचानक से कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिस बीमारी के वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है। उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, उसमें गंदा पस बनता है जो हर वक्त गंदी तरीके से बहता रहता है। उसको इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उस दर्द की वजह से वो अब एक रात भी, एक सेकंड के लिए भी सो नहीं सकता। उसकी हालत बहुत बदतर है। किसी डॉक्टर ने कभी कोई चीज़ ऐसी पहले नहीं देखी। उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये मेरे पूरे शरीर में इस तरीके से फैल रहा है कि इसकी तेज़ी जितनी ज़्यादा है, शायद मेरे पास अब 1 महीने का भी वक्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दूसरा सदमा जो उसे अभी लगा, या फिर अगर सही सही कहूँ तो तीसरा सदमा, क्योंकि उसमें से उसका एक खुद का भी तो सदमा है। अब जबकि इतनी सारी चीज़ें उससे एक के बाद एक फ़ोन कॉल पर ही मिल रही हैं, उसे इस बात का अब कहीं ना कहीं यकीन हो रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो है। और श्याम ने अब ये तय किया कि अब वो डॉक्टर्स को छोड़कर वो अपनी पहले तो पत्नी को सारी बातें बताएगा और सारी बातें बताने के बाद वो अपनी पत्नी से ही मदद मांगेगा, उस पत्नी से जिसकी वो इज्जत बिल्कुल भी नहीं करता। और तो और वो अपनी पत्नी को सिर्फ इस वजह से अभी तक अपनी पत्नी बनाए हुए है क्योंकि उसके वजह से सोसाइटी में उसका दर्जा, उसका नाक और ऊंची हो जाती है। और उस पत्नी के पास वो आया, उसने उसे एक एक बात बता दी कि वो उस केस से जिससे खुद को अभी निकला हुआ महसूस कर रहा है और जिसकी वो खुशी मना रहा था, असल में उस केस में सारी की सारी गलती उसी की थी। उसने जानबूझकर ये किया था और मज़े मज़े में, और भी अपने ज़िंदगी की सारी वो सच्चाई, सारी काली सच्चाई जो उसने आज तक अपनी पत्नी को कभी नहीं बताई थी। अब जबकि ये बात उसकी पत्नी ने सुन ली, पत्नी ने सबसे पहले तो अपने पति से जो भी छोटी शिकायत करनी थी वो की, क्योंकि ये सही वक्त नहीं था लड़ने झगड़ने और एक दूसरे से शिकायत करने का। इस वजह से पत्नी ने सबसे पहले कहा, अब आप मुझे इन चीज़ों में मना नहीं करेंगे। हमने डॉक्टरी इलाज कराया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं किसी बाबा, पंडित, अघोरी या भगत की मदद लूँ। पति ने भी एक बार भी मना नहीं किया और उसके बाद पत्नी एक बहुत बड़े पहुँचे हुए जाने माने तांत्रिक को अपने साथ लेकर आई और फिर उसने उसके पति को नीचे लाने को कहा। पत्नी ने जैसे तैसे अपने पति को दूसरे नौकरों की मदद से नीचे लाया और लाकर बाबा के ठीक सामने हवन कुंड के दूसरी तरफ बिठा दिया। और वहाँ बैठने के बाद जब श्याम ने नज़रें उठाकर सामने बैठे हुए तांत्रिक को देखा
तब श्याम अचानक से पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। उसने कहा, ये तुम किसे लेकर आई हो? जल्दी हटाओ, भगा दो इसे यहाँ से। ए, तू जा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तब पत्नी ने तुरंत ही अपने पति को संभालते हुए कहा, बाबा जी माफ़ कीजिएगा, मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है। और तो और इन्हें जो जो बातें अभी पता चली हैं उसकी वजह से ये थोड़ा डर गए हैं। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब कुछ भी करके मेरे पति को ठीक कीजिए, हमारी मदद कीजिए। बाबा ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ और हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दो। इतना सुनते ही पत्नी ने तुरंत वही किया जो कि बाबा ने कहा था, और वो सब जब अंदर चले गए और हॉल में सिर्फ और सिर्फ श्याम और वो तांत्रिक बैठे हुए थे, ठीक एक दूसरे के सामने। तब बाबा ने तुरंत कहा, क्यों, कैसा लग रहा है श्याम? अच्छा लग रहा है? शांति मिल रही है? ये दर्द जब होता है तो कितना होता है? और इतनी बात सुनते ही तुरंत ही श्याम के दिमाग में सारी पुरानी बातें, मतलब जिस दिन वो अपने कोर्ट केस से बाइज्जत बरी हुआ था, वो निकला था, वो दिन याद आ गया। और उससे ये याद आया कि किस तरीके से इस बूढ़े ने लगातार उसे छू छू कर आशीर्वाद दिया था। क्या वो सच में आशीर्वाद था या फिर श्राप? तब तांत्रिक ने अपनी बात को आगे रखा। तांत्रिक ने कहा, तू चिंता मत कर, तू अब मरेगा, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। तू सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का मेहमान है। तू वैसे नहीं मरेगा जैसे बाकी सब मरे हैं। तू तो उनसे भी ज़्यादा तड़प कर तकलीफ में मरेगा। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा कर हंसने लगे। और फिर ये बात सुनते ही श्याम ने तुरंत चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब? मेरे दोस्तों को क्यों मारा? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और भी सारी बातें जो वो कहना चाहता था। तब तांत्रिक ने बताया, तुमने जिस मासूम बच्ची को मारा, तुम्हें पता है वो मेरी बेटी थी। वो जब मरी, तुम चाहते तो तुम उसकी मदद कर सकते थे। वो मरती नहीं, वो खून से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। वो चाहती थी, तुम्हारी तरफ उम्मीद भरे नज़रों से देख रही थी कि तुम अब गाड़ी रोक दोगे और अब उसकी मदद करोगे और शायद वो बच जाएगी। वो अपने बाबा के पास जा पाएगी जिसका कि वो इकलौता सहारा है। लेकिन तूने क्या किया? तूने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसकी जो बची खुची सांसें थीं, तूने उसे भी छीन लिया। और फिर उसके बाद वो तांत्रिक ऐसे टूट कर रोने लगा जैसे मानो कोई छोटा बच्चा हो। अब जबकि सारी बातें श्याम के सामने साफ हो चुकी थीं, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, या फिर यूं कहूँ कि शायद वो डर गया था कि जैसे उसके बाकी के दोस्त मर चुके हैं, वो भी इतनी गंदी मौत, कहीं उसका हश्र इससे बुरा होना है तो फिर क्या होना है। और उसने उस तांत्रिक से तुरंत ही अपने जान की भीख मांगी। लेकिन तांत्रिक जब श्याम उसके पैरों में लटका था, उसने एक लात मारकर उसे वहाँ से हटा दिया और वो हंसता हुआ उसके घर से उसकी आंखों के सामने निकलकर कहीं गायब हो गया। अब श्याम की पत्नी नीचे आ चुकी थी। श्याम ने सारी बातें उसे बता दी। अब श्याम की पत्नी ने दूसरे दूसरे बाबाओं की मदद लेने की कोशिश की, लेकिन जितने भी बाबा लोग थे और हर किसी को जैसे ही उनके बारे में पता चलता था, पहले तो वो घर आते, देखते और फिर उन्हें ये पता चलता
कि ये किसका किया हुआ है। अगर वो ऐसे क्रिया जानने वाले होते तो, मतलब सच्चे लोग, जो कि मुश्किल से दो ही आए, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, वो भी इन शब्दों में कि उनका किया हुआ, नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं उतरेगा। उनका किया हुआ तो उनके अलावा और कोई पलट ही नहीं सकता है। और जैसा कि हमें ज्ञात हो रहा है, तू तो सबसे बड़ा दोषी है। और इतना कहकर वो चले जाते। अब जितनी भी कोशिशें मुमकिन थी सब करने के बाद आखिरकार उसने अपने 7 दिनों का इंतज़ार किया और तांत्रिक का कहा सच हुआ। श्याम की भी बहुत ही गंदे तरीके से मौत हुई। तड़प तड़प कर उसने खून की उल्टियाँ की। उससे ऐसा भ्रम होने लगा कि उसे चीज़ें दिखती थीं और वो चीज़ें उस पर लगातार हमला करती थीं। अब ये आप तय करें कि वो भ्रम था या फिर सच। लेकिन श्याम की मौत हुई और कोई कुछ नहीं कर पाया। और एक आखिरी बचा हुआ दोस्त, वो भी बहुत गंदी मौत मरा। उसके अलावा जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए थे, सबकी मौत हो गई और सब एक से बढ़कर एक गंदी तरीके से मरे। और उसके बाद कहते हैं कि वो तांत्रिक, उनका कभी कोई अता पता नहीं चला। और ये कहानी इसी लड़की के बारे में थी। तो आज की ये कहानी अब समाप्त होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज अलविदा लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।